हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आपका एसएसटी ज्योग्राफी में लेसन 5 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं, इस लेसन की रेटिंग करेंगे। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं हमारी क्या होती हैं? जैसे कि जो प्रकृति के द्वारा संकट आते हैं उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, है ना, सुनामी, आंधी, ये जो सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपदा क्या है। देखिए, आपदा से अभिप्राय होता है विपत्ति अथवा संकट, ठीक है, जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। आपदा का अंग्रेजी प्राय जो है वह है डिसेस्टर, जिसे फ्रेंच भाषा के डिसेस्ट्री से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुरा अथवा अनिष्टकारी। ठीक है। अनिष्टकारी का मतलब क्या है? जो कि नाश करने वाला होता है। मनुष्य को प्राचीन काल से ही अनेक प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा है। यह प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूस्खलन माने पृथ्वी का धंसना, है ना। हिमस्खलन माने होता है जो पर्वत आदि टूट कर गिरते हैं, धंसते हैं। चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार आदि विभिन्न रूपों में यह प्रकट होते रहते हैं तथा मानव बस्तियों को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक। अब उसके बाद दिए गए हैं इसमें कि आपदा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आपदाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है प्राकृतिक आपदा, जैसे हमारे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, बाढ़, सूखा, चक्रवात, जो प्रकृति के द्वारा आते हैं। तो ये क्या हुए हमारे प्राकृतिक आपदा। दूसरे आ जाते हैं हमारे मानवकृत आपदा, यानी मनुष्यों के द्वारा जो होते हैं, जैसे रासायनिक आपदा और आणविक आपदा। ठीक। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हमारे बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी जैसी घटनाएं हैं। पृथ्वी की प्रकृति के साथ मनुष्य ने शोषण व दोहन का संबंध बनाया है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके बढ़ते हुए तथा लोग अपनी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ क्या क्या प्राकृतिक जो है उसके साथ जो है विभिन्न प्रकार से उसका शोषण कर रहे हैं, जिसका कि ये प्राकृतिक आपदा हैं, ये उन्हीं का कारण है, जिसके परिणाम आज हमें विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर आने वाली समस्त प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक आकस्मिक और विनाशकारी जो आपदा है वह भूकंप को माना जाता है। भूकंप जहां हजारों लोगों की जान ले सकता है, वहीं वह नदियों के मार्ग को भी बदल सकता है। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में यद्यपि पूरी दुनिया में आने वाले भूकंपों का मात्र 7% ही आता है, किंतु विश्व के अन्य भागों में आने वाले भूकंप में भारत में आने वाला भूकंप अधिक विनाशकारी है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में आने वाले तूफान विश्व के अन्य क्षेत्रों में आने वाले तूफानों से अधिक तबाही लाने वाले होते हैं। अब आगे बताया है कि संकट और आपदा संकट और आपदा क्या है। तो शाब्दिक रूप से संकट और आपदा में कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों ही एक से हैं। आपदा भी क्या होती है, यानी बुरा और अनिष्टकारी, ठीक है, और संकट भी हमेशा बुरा और अनिष्टकारी ही होते हैं। तो इन दोनों में कोई भी खास अंतर नहीं होता। संकट भी एक आकस्मिक घटना है। जब संकट बड़ी मात्रा में जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनते हैं तो इन्हें हम आपदा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा भूकंप। तो यह पृथ्वी में आकस्मिक कंपन या प्रकंपन है। ठीक है। कंपन यानी पृथ्वी का जब कांपना, ध्रुव प्रपट्टी के नीचे जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। तीव्र भूकंप जो है वह बहुत विनाशकारी होते हैं। इससे जन और धन को भारी नुकसान करते हैं और इसके कारण और भी संकट जैसे भूस्खलन यानी पृथ्वी का धंसना, बाढ़ का आना, चक्रवात, रेलवे और रोड जो आदि होते हैं वह क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट जाते हैं आदि, यह इसके परिणाम होते हैं। यदि भूकंप रात्रि यानी रात के समय में आता है तो यह बहुत ही अधिक विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इससे सुरक्षित बचने के लिए समय ही नहीं मिलता। उसके बाद आ जाता है प्रबंधन यानी उपाय। हमें इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो भूकंप आपदा के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। जैसे यह सुनिश्चित करें कि सभी निजी और सार्वजनिक जो इमारतें हमारी, जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकघर तथा अन्य सरकारी जो कार्यालय होते हैं वह भूकंप रोधी निर्माण से बने हों। दूसरा है भूकंप आने व सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, जैसे मैदान में लेट जाएं, आंखों व कानों से हाथ रखकर बंद कर लें और दीवार या अन्य कोई चीज़ पकड़ लें। पेड़ों, साइन बोर्ड, बिजली के तारों आदि से दूर रहें। यदि घर से बाहर है तो गाड़ी चलाना बंद कर दें और सड़क के एक तरफ सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। अब है भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र या राज्य कौन कौन से हैं। तो हिमालय की घाटियाँ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दक्कन के पठार जो है वह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के 597 जिलों में से 233 जिले अति भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, यानी जिन पर भूकंप का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
अब है भूकंप के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें सदैव खुले मैदानों में पार्क की ओर भागना चाहिए। मकान के अंदर हमें अंदरूनी दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। हमें पंखे, शीशा या खिड़की के पास नहीं खड़े होने चाहिए। हमें कार के भीतर भी नहीं बैठना चाहिए तथा हमें प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब आ जाता है हमारी अगली प्राकृतिक आपदा जो है वह है ज्वालामुखी विस्फोट। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की प्रॉपर्टी में दरार या छिद्र उत्पन्न होने तथा इसमें पिघली हुई चट्टानों या लावे के तेज गति से बाहर निकलने को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। यह लावा जो होता है वह बहुत गर्म होता है और जब ये बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है तो इससे यह अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे, पशुओं और मानव जो होते हैं वह उनको नष्ट कर देता है। यानी यह इतना गर्म होता है कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वह जलता हुआ चला जाता है। अब बताया गया है कि उद्गर के समय तथा दो उद्गरों के बीच अवकाश के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहला है हमारा जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है हमारा शांत ज्वालामुखी। पहला आ जाता है हमारे सक्रिय ज्वालामुखी। कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिन ज्वालामुखी से लावा, गैसें एवं विखंडित पदार्थों का सदैव यानी हमेशा उद्गर होता रहता है, यानी हमेशा निकलते रहते हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी। तो जिन ज्वालामुखी में उद्गर के पश्चात एक ऐसा शांतकाल आ जाता है कि इसमें पुनः उद्गर की संभावना नहीं रह जाती, यानी एक बार फटने के बाद इसके दोबारा फटने की संभावना नहीं रहती, किंतु अचानक ही उसमें पुनः उद्गर हो जाता है, यानी वह दोबारा परंतु कभी कभी क्या होता है कि वह अचानक दोबारा फट पड़ता है, तो उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस ऐसे ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद आता है हमारा शांत ज्वालामुखी। तो ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें भविष्य में उद्गर की कोई संभावना नहीं है, यानी जो भविष्य में कभी भी नहीं फटेंगे, तथा जिनके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण जो है हुआ है। और वर्मा का पोपा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है और इसे रोका नहीं जा सकता है। उसके बाद आती है हमारी बाढ़। तो लंबे समय तक निरंतर भारी वर्षा का होना तथा वर्षा के जल का तीव्र गति से बहकर निकलना जो होता है वह क्या करता है, बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करता है। जो बाढ़ की समस्या होती है वह मुख्यतः मानसून यानी वर्षा के महीने जब वर्षा अधिक होती है तब आती है, यानी अगस्त व सितंबर के महीनों में उत्पन्न होती है। तब भारी वर्षा होती है और नदियों का जो जल होता है वह नदियाँ जल से इतनी भर जाती हैं कि वह जल किनारों को तोड़कर क्या करता है, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ उत्पन्न कर देता है। बाढ़ से जान व माल की भयंकर हानि होती है। अब इसमें भी है कि इसके प्रबंधन के क्या उपाय होने चाहिए। तो इसके प्रबंधन के लिए बताया गया कि बाढ़ प्रबंधन के क्रम में हमें निकटतम सुरक्षित आश्रय यानी जहाँ पर रह सके आश्रय का पता होना चाहिए। सांप के काटने और अतिसार के उपचार के दवाओं सहित एक आपातकालीन फर्स्ट बॉक्स वर्षा ऋतु में सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो अतिसार यानी पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, है ना, सांप वगैरह निकलते हैं, तो उन सबके काटने आदि केस जो होती है अचानक हो जाता है, तो उससे हमें तैयार मतलब बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्य सुझाई गई वस्तु हैं कि रेडियो, टॉर्च, जल, सूखे मेवे, नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, माचिस, जल रोधी थैले, छाता और एक छड़ी यह हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहने चाहिए ताकि मुश्किल समय में हमें जो है कुछ सहायता प्राप्त हो सके। फिर है सुरक्षा के उपाय। इसमें सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं कि सुरक्षित स्थान पर जाते समय सभी आवश्यक वस्तुएं तैयार रखें, घर का ताला लगा दें और अपना पता स्थानीय संस्था के पास छोड़ दें। सभी विद्युत यानी बिजली के जो उपकरण होते हैं उन्हें बंद कर दें और शौचालय वॉल में रेत का बैग रख दें तथा नालियों के सभी ढक्कन बंद कर दें। उसके बाद आ जाता है हमारा सूखा। तो सूखा भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा एक अन्य प्राकृतिक आपदा है। भारत में सूखा एक सामान्य बात है क्योंकि कभी कभी मानसून की वर्षा समय पर नहीं होती अथवा अगर होती भी है तो वह बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है हमारी फसलें जो हैं प्रभावित होती हैं, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार तुरंत इन क्षेत्रों में अपने भंडारों से खाद्यान्न की आपूर्ति कराती है। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा भारत है वह कृषि प्रधान देश है और जब यह अधिकतर मानसून पर प्रभावित रहता है और जब वर्षा नहीं होती है तो इससे क्या होता है हमारी कृषि यानी फसलें भी प्रभावित होती हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो सूखे से उत्पन्न आपदा का प्रबंधन करने में हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इसके लिए है जल संरक्षण के सभी उपाय अपनाने चाहिए। समुदाय आधारित खेती कभी कभी करनी चाहिए, जैसे जल स्रोतों की खुदाई। फिर क्षेत्र में नियमित वर्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने चाहिए, यानी हमें बड़ी मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वह वर्षा को आकर्षित करते हैं। अब आ जाता है हमारा चक्रवात।
तो समुद्री तापमान में वृद्धि, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और वायुमंडलीय स्थिरता के कारण जब समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय अक्षांश के गर्म महासागरों में निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है तो चक्रवात आते हैं। जबकि दक्षिणी अर्धगोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बहता है तो भारत का संपूर्ण जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वह चक्रवातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मुख्यतः जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक, यह अलग अलग स्थानों पर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली, प्रशांत महासागर में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हैरिकेन तथा दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य में टॉर्नेडो यानी छोटे आकार का प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि। और ये क्या होता है कि जब बादल एक केंद्र के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, यह स्थिति चक्रवात की स्थिति कहलाती है। अब आ जाती है हमारी कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं। तो जैसे है ओलावृष्टि। जब गरजने वाले तूफान बड़ी मात्रा में ओलों की उत्पत्ति करते हैं, यानी छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं उनका गिरना, तो ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि के कारण विशेष रूप से जो खेती के मैदानों और उगी हुई फसलें आदि होती हैं वह नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी वर्षा। तो अत्यंत गर्मी के कारण उत्पन्न गर्म हवाओं के झोंके वर्षा वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ आशा भी नहीं की जा सकती। ये था हमारी गर्मी यानी लू। अत्यंत गर्मी के कारण उत्पन्न जो गर्म हवा के झोंके वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ आशा भी नहीं की जा सकती। लू जो होती है वह बहुत गर्म हवाएं होती है। तापमान बढ़ने और तपती हवाओं से यह और भी जो होती है वह विकृत हो जाती है, यानी और भी गर्म हो जाती है। हाल के इतिहास में सबसे भयंकर लू सन 2003 की यूरोपीय लू थी, जिसमें पश्चिमी यूरोप को भी हिलाकर रख दिया था। अब आ जाती है हमारी महामारी। तो कोई बीमारी संक्रमण के दौरान एकदम फैल जाती है तो यह प्राकृतिक आपदा बन जाती है। उदाहरण के लिए स्पेनिश फ्लू, बर्ड फ्लू, ब्लैक डेथ, चेचक और एड्स। तो मतलब जो बीमारियां हैं ये जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती हैं वह महामारी के अंतर्गत आती हैं। जैसे इस समय देख रहे हैं कि हमारा क्या चल रहा है, कोविड, तो यह भी एक भयंकर महामारी है। उसके बाद आ गया हमारा अकाल। तो भोजन की असुरक्षा या अकाल एक क्षेत्र में भोजन के भयंकर अभाव को दर्शाती है और जो इसका कारण होता है कृषि खाद्य उत्पादनों का अभाव यानी कमी, पशुओं का अभाव या पोषण के लिए आवश्यक सामान्य भोजन का ना मिल पाना होता है। उसके बाद आ गई हमारी आग। तो झाड़ियों की आग, खानों में लगी आग समन्वय चिंगारियों से उत्पन्न होती है, किंतु यह मनुष्यों की लापरवाही का भी परिणाम होती हैं। यदि आग पर्याप्त तीव्रगामी है तो इसकी जो हवाएं होती हैं वह अपनी होती हैं और अग्नि तूफान का रूप ले लेती है, यानी अब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो जो जो जंगलों वगैरह में आग लगती है वह बहुत ही बढ़ती जाती है। जंगल की आग का एक पिछला उदाहरण है सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया के निकट सन 1962 में खान में लगी आग, जिसने पूरे के पूरे कस्बे को जला दिया था। इसके बाद हमारा है भूस्खलन यानी पृथ्वी का धंसना। तो अपक्षायित शैलों के गुरुत्व बल के कारण ढाल से तीव्र गति से नीचे गिरने अथवा सरकने को हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। जब बड़े बड़े शिलाखंडों की तली या पदार्थ हटने लगती है तब वह क्या होता है, वह नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जैसे हमने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है ना कि जो पहाड़ होते हैं वह सरक जाते हैं, ठीक, और जो ज़मीन होती है वह बैठ जाती है, तो यह क्या करती है, भूस्खलन कहलाती है। इन शिलाखंडों के नीचे गिरने की गति जो होती है वह बहुत तीव्र होती है तथा अपक्षय के अलावा यह निर्वनीकरण तथा अन्य अनेक मानवीय क्रियाओं जैसे पर्वतों पर सड़क अथवा भवन निर्माण द्वारा भी भूस्खलन होता है। यानी जब जो मानव हैं, हम लोग हैं, जब जो पर्वत होते हैं उन पर भवन निर्माण करने के लिए या सड़कों का निर्माण करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से उनको प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, यह उसके द्वारा जो होते हैं पर्वत आदि जो है हिल जाते हैं और जिसके कारण भूस्खलन होता है। अब आगे हमारी सौर प्रचंडता। तो सौर प्रचंडता सूर्य के परिवेश में भयंकर विस्फोट है। सौर प्रचंडता सौर के पुटली या कोनों के वृत्तों में घटित होती है। यह विद्युतीय चुंबकीय विकिरण से उत्पन्न करती है जो सतरंगी किरणों के रूप में होती है। सौर प्रचंडता परिक्रम कर रहे ग्रहों, अंतरिक्ष अभियानों पर गए लोगों, संचार प्रणालियों और विद्युत ग्रिड के लिए खतरनाक होती है। उसके बाद आगे हमारी तूफानी लहरें। तो मौसम प्रणाली के दबाव से उत्पन्न समुद्री लहरें जो होती हैं वह तूफानी लहरें कहलाती हैं। कई बार क्या होता है, ये जटिल उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण भी उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक रूप से तूफानी लहरें समुद्री धरातल पर हवा के उच्च दाब के कारण जो है यह बनती हैं। यह लहरें उस समय विनाशकारी
होती हैं जब यह ज्वार के समय आती हैं। यानी ज्वार के समय क्या होता है, जो जल स्तर होता है वह ऊपर होता है। अब तक दर्ज सबसे ऊंची तूफानी लहर 1899 में बाथुरस्ट हुरकिन खाड़ी में उठी थी, जिसकी ऊंचाई 13 मीटर थी, जो पमुआला नामक ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहर तक गई थी। उसके बाद आ गई हमारी सुनामी। तो भूकंपीय सागरीय लहरें जापानियों द्वारा सुनामी कही जाती हैं। ये भूकंप से उत्पन्न होने वाली एक अन्य प्राकृतिक आपदा है। सुनामी बहुत ऊंची लहरें होती हैं, यानी समुद्र में जब बहुत तेज और ऊंची लहरें उठने लगती हैं तो यह क्या कहलाती है, सुनामी, जिसकी उत्पत्ति जो होती है भूकंप के दौरान सागरीय फर्श में कंपन उत्पन्न के परिणाम स्वरूप होती है। यानी जब भूकंप आते हैं तो जो सागर का तल होता है उसमें कंपन होने लग जाता है और जो इसकी लहरें होती हैं वह बहुत विनाशकारी रूप ले लेती हैं। भूसंकलन एवं ज्वालामुखी भी सुनामी का कारण बनते हैं। गहरे जल में सुनामी सतह के नीचे अदृश्य रूप से, यानी जो दिखती नहीं है, अदृश्य रूप से गमन करती है और जब यह तटों के पास उथले जल में पहुंचती है तो 30 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आंधी। तो जो आंधी है वह भी एक प्राकृतिक आपदा है जो गरज करने वाले तूफानों और अचानक घूमती हुई तेज दबाव वाली हवाओं के कारण आती है। तेज गति वाली आंधी को ही टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो की शक्ति को फूजिया पैमाने पर F1 से मापा जाता है, जो सबसे कम शक्तिशाली है। F5 सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। अब तक का सर्वाधिक शक्तिशाली टोर्नेडो गति सीमा के आधार पर मॉन्स्टर था, जिसने सन 1999 में मूर ओक्लाहोमा को उड़ा दिया था और हवा की गति 318 किमी घंटा तक पहुंच गई थी। ठीक है बेटा, तो इस लेसन के अंतर्गत आपको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनसे क्या विनाश होता है और उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। बाकी इससे संबंधित जो भी वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।